आज हम चर्चा करेंगे एक स्वायत्त या स्वतंत्र अवध राज्य की। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में, ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरवर्ती मुगल काल में, विशेषतः मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में पूरे मुगल साम्राज्य में कई नवीन क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं, अगर आप इस नक्शे को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि दक्कन में हैदराबाद का निज़ाम, या यूँ कहें कि निज़ाम शाही राजवंश, या कहें कि हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई 1724 में। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। निज़ाम उल मुल्क चिनकिस खान ने यह स्थापना की मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। इसी तरह से बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसी तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों अवध राज्य की। अवध राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है इसको गौर से देखें। अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वर्तमान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, जिसको भाषाई संदर्भ में आप देखें तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक जो फैला हुआ क्षेत्र है वो 18वीं शताब्दी का अवध राज्य था बच्चों। खैर, मुद्दा यहाँ तक नहीं है, इससे थोड़ा आगे है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने एक स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। एक स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था सादत खां बुरहान उल मुल्क। ये व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। तारीख है 1722। 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में एक स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक बना बुरहान उल मुल्क सादत खां। इसकी उपाधि है सादत खां और इसका नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था, प्रश्न आपके सामने है। एक अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या है? सादत खां बुरहान उल मुल्क। इस तरह से प्रश्न का उत्तर होगा सादत खां बुरहान उल मुल्क। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी के पश्चात कि सादत खां बुरहान उल मुल्क अवध राज्य का संस्थापक था, अब सादत खान ने कौन से अन्य कार्य किए उन पर नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस पे। जैसे कि सबसे पहले उसने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया। फैज़ाबाद, ध्यान रखिए, अवध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही? फैज़ाबाद। बाद में ये लखनऊ स्थानांतरित हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि अवध राज्य की राजधानी फैज़ाबाद किसने बनाई? आंसर क्या है? सादत खां बुरहान उल मुल्क। इसके पश्चात 1723 में इसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए, करारोपण को तार्किक बनाया, बहुत अच्छी बात है। इसी के काल में ध्यान रखें, जब अवध का शासक है या अवध का नवाब है सादत खां बुरहान उल मुल्क, उसी टाइम पीरियड में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये अपने आप में एक प्रश्न है, पूछा जाता है कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तारीख है 1739। यह भी पूछा जाता है कि इस समय मुगल बादशाह कौन था? तो भारत पर जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, उस समय मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। अब ध्यान ही रखना है कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है और अवध एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में है, अर्थात सैद्धांतिक रूप से जो सादत खां बुरहान उल मुल्क है वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मातहत है, अर्थात उसके अंतर्गत है। अभी सादत खां ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह मुगल साम्राज्य से अलग है। इन परिस्थितियों में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह से युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए जो एक टीम बनाता है या फिर एक सेना का निर्माण करता है, उसमें अवध का शासक या कहें कि अवध का नवाब सादत खां भी शामिल होता है। किंतु हम ये देखते हैं कि इन आंतरिक गोटी राजनीति के कारण या आंतरिक फूट के कारण नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से नाराज़ हो जाता है। अब हम जब देखते हैं कि नादिर शाह युद्ध के पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को पराजित कर देता है और उसे कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं होता, तब नादिर शाह को सादत खां बुरहान उल मुल्क एक सुझाव देता है कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 20 करोड़ रुपए की राशि अवश्य मिलेगी। वहाँ पर इतना खजाना है कि आपको कम से कम 20 करोड़ रुपए मिलेगी। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां बुरहान उल मुल्क की इस बात से प्रसन्न होता है, उससे सहमत होता है और वह आगे बढ़ते हुए दिल्ली पर आक्रमण करता है। यह नादिर शाह का प्रसिद्ध आक्रमण रहा है जो कि दिल्ली पर हुआ है और जिसमें भयंकर कत्लेआम हुआ है। ध्यान रखें, दिल्ली पर आमंत्रण कि भैया नादिर शाह तुम आओ और दिल्ली पर आक्रमण करो, यह सुझाव अवध
के नवाब सादत खां बुरहान उल मुल्क द्वारा दिया गया था। अब नादिर शाह आगे बढ़ता है। वो लगभग 2 महीनों तक, या यूँ कहें कि 57 दिनों तक दिल्ली पर कत्लेआम मचाता है, बावजूद उसको 20 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं होते। नादिर शाह खफा हो जाता है। अब वो सादत खां को यह सूचना पहुंचाता है कि अब ये 20 करोड़ रुपए उसे देने हैं। अब उस समय सादत खां बुरहान उल मुल्क आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है, ना ही सैनिक रूप से इतना सक्षम होता है कि वो नादिर शाह का सामना कर पाए या उसके पैसे दे पाए। ऐसी स्थिति में सादत खां आत्महत्या कर लेता है और इस तरह से अवध के पहले नवाब सादत खां बुरहान उल मुल्क नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लेता है और उसके शासनकाल का अंत हो जाता है। सादत खां बुरहान उल मुल्क, जैसा कि आप जानते हैं कि इसने अवध राज्य की स्थापना की तथा फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया। मैंने आपको ये भी बताया कि अवध की जो पहली राजधानी थी वह फैज़ाबाद थी। इसी से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। ध्यान रखें, अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा आपको, फैज़ाबाद। बाद में ये राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो जाती है, आप सभी जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। सादत खां बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात जब वो आत्महत्या कर लेता है, तब उसका भतीजा व दामाद सफदर जंग अगला शासक बनता है। ध्यान रखें कि सादत खां बुरहान उल मुल्क का कोई भी पुत्र नहीं होता, बल्कि उसे पुत्री होती है, जिसका विवाह वो अपने भतीजे सफदर जंग के साथ करता है। ऐसी स्थिति में 1739 में 1739 में जब बुरहान उल मुल्क सादत खां आत्महत्या कर लेता है, तब उसका भतीजा व दामाद सफदर जंग अगला अवध का नवाब बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये जो सफदर जंग है, इसका मूल नाम आपको मिलेगा अबुल मंसूर खान। क्या मिलेगा बच्चों, अबुल मंसूर खान। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसएससी एग्जामिनेशंस में एक बार पूछा गया है कि सादत खां बुरहान उल मुल्क का उत्तराधिकारी कौन था, और वहाँ पर ऑप्शन में सफदर जंग नहीं था, बल्कि क्या था, अबुल मंसूर खान। एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि सादत खां भतीजा व दामाद था। सफदर जंग या फिर कहें कि अबुल मंसूर खान सादत खां बुरहान उल मुल्क का भतीजा व दामाद था। अब इसके काल की बहुत सारी घटनाएं, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है 1748 की। 1748 में जब मुगल बादशाह कौन है, अहमद शाह। ध्यान रखें, मुगल बादशाह कौन है, अहमद शाह। यह सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त करता है। यह वस्तुतः अवध के नवाब सफदर जंग को महत्ता की स्वीकार्यता जैसा है बच्चों। अर्थात इस समय सफदर जंग काफ़ी महत्व रख रहा है और मुगल बादशाह अहमद शाह उसे अपना वजीर नियुक्त कर रहा है। ध्यान रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। यही कारण है कि अब इसकी उपाधि क्या हो गई, नवाब वजीर। यहाँ पर नवाब कहाँ का है, ये अवध का, और वजीर किसका है, मुगल बादशाह का। अब ध्यान रखें बच्चों कि सफदर जंग के बाद आने वाले जो अवध के नवाब थे, उन्होंने भी नवाब वजीर की उपाधि धारण कर रखी। यही कारण है कि अवध के नवाबों को अब नवाब वजीर कहा जाने लगा। जब हम देखते हैं कि सफदर जंग की धार्मिक नीति या फिर के हिंदुओं के प्रति क्या नीति थी, तब हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष प्रकार का शासक रहा। इसने हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को बराबरी का सम्मान दिया तथा शासकीय नौकरियों में दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। इसने एक व्यक्ति है हिंदू महाराजा नवाब राय। ध्यान रखें, एक हिंदू व्यक्ति है महाराजा नवाब राय, उसको एक बड़े ऊंचे पद पर स्थापित किया, जो कि इसकी धर्मनिरपेक्ष नीति को स्पष्ट करता है बच्चों। इस तरह हम सफदर जंग को समझ सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवध के शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था। प्रश्न का भाव यह है कि वह अवध का शासक या अवध का नवाब जो कि मुगल बादशाह का सबसे पहली बार वजीर नियुक्त हुआ था। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का आंसर है सफदर जंग। 1748 में मुगल बादशाह सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त करते हैं। यही कारण है कि सफदर जंग को अब कहा जाने लगा नवाब वजीर, और उसके उत्तराधिकारी भी क्या कहे गए, नवाब वजीर। सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अगला अवध का शासक बनता है। ध्यान रखिए, इसका टाइम पीरियड 1754 से लेकर 1775। अब इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही है, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। ध्यान रखें, अवध का नवाब कौन है अब, शुजा-उद-दौला, और इसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में नंबर 1 1757 का प्लासी का युद्ध, नंबर 2
1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध और नंबर 3 1764 का बक्सर का युद्ध। ये तीनों ही युद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला के टाइम पीरियड के हैं बच्चों। खैर, मुद्दा क्या है, ध्यान रखना है कि इस समय काल में मुग़ल बादशाहों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। इस दौरान हम देखते हैं कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय है और उसका जो वज़ीर है जो कि तुरानी गुट का सदस्य है और उसका नाम है इमाद उल मुल्क। तुरानी गुट का एक वज़ीर है इमाद उल मुल्क। ध्यान रखें, इस समय मुग़ल दरबार में गुटी राजनीति संचालित हो रही है और यहाँ पर हिंदुस्तानी मुस्लिम गुट, तुरानी गुट तथा ईरानी गुट आपस में संघर्षशील है। इस समय मुग़ल दरबार में तुरानी गुट के एक सदस्य इमाद उल मुल्क का वर्चस्व है जो कि वज़ीर के पद पर है और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर उससे खौफ खाता है। जब अली गौहर या शाह आलम द्वितीय को यह महसूस होता है कि वज़ीर इमाद उल मुल्क उसे मार सकता है, तब वह राजधानी छोड़कर भाग जाता है और वो भागता हुआ कहाँ पहुँचता है, 1759 में वह पहुँचता है अवध और अवध का नवाब शुजाउद्दौला उसे शरण प्रदान करता है। ध्यान रखें, मुग़ल बादशाह अली गौहर या शाह आलम द्वितीय अपने वज़ीर इमाद उल मुल्क के भय से राजधानी छोड़ चुका है और अब वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरणागत है, वो शरण लिए हुए हैं। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। जैसा कि हमने चर्चा की बच्चों की शुजाउद्दौला के टाइम पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जैसे प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1759 में मुग़ल बादशाह अली गौहर या शाह आलम द्वितीय अब अवध आ चुका है तथा शुजाउद्दौला के शरण में है। इसी दौरान हमने ये देखा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें बंगाल का नवाब है, ध्यान रखिए, बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला और उसका सेनापति मीर जाफ़र यहाँ गद्दारी करता है तथा वह ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है और इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव तथा मीर जाफ़र आपस में साठगांठ करके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो प्लासी का युद्ध है वास्तव में वो युद्ध है ही नहीं, बल्कि वह तो एक धोखा है जिसमें सेनापति मीर जाफ़र अपने नवाब सिराजुद्दौला को समाप्त कर देता है या उसे बेच देता है। अब खैर, मुद्दा क्या रहा, हमारा मुद्दा है अभी अवध। अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला की क्या भूमिका है प्लासी के युद्ध में? इसका उत्तर है तटस्थ। ना वह अंग्रेज़ों की तरफ है, ना ही वह बंगाल के नवाब की ओर है, क्योंकि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ये मानता है कि ब्रिटिश जो सेना है उसके सामने मात्र 2 घंटे ही टिकेगी, इसलिए सिराजुद्दौला कोई बहुत बड़ी रणनीति तैयार नहीं करता। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश सेना के साथ है, वह सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र के साथ पहले ही साठगांठ कर चुका है। अर्थात ना तो रॉबर्ट क्लाइव को शुजाउद्दौला की आवश्यकता है, ना ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शुजाउद्दौला की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि प्लासी के युद्ध में 1757 के प्लासी के युद्ध में अवध के नवाब की भूमिका क्या थी, तो आपको क्या लिखना है कि वह तटस्थ था। खैर, अगला मुद्दा, अगली बात होती है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, आप सभी जानते हैं। अफगानी शासक, ध्यान रखें, मोहम्मद शाह अब्दाली भारत पर आता है तथा 1761 में वह एक निर्णायक रूप से मराठों को पराजित करता है। अब ध्यान रखिए, मराठा इस काल विशेष में एक विशेष राजनीतिक शक्ति के रूप में है बच्चों। वह मराठे पूरे भारत पर अपना वर्चस्व रखते हैं या कहें कि अपना प्रभाव छोड़ते हैं, किंतु वह संगठित रूप से उसे अपने क्षेत्र में मिलाते नहीं हैं, न ही उसका प्रशासन चलाते हैं। वस्तुतः इस समय मराठा की जो भूमिका है उत्तर भारतीय राजनीति में, वह चोट वसूल करने तथा अत्यधिक धन प्राप्त करने के संदर्भ में है। इसी दिशा में जब छत्रपति या यूँ कहें कि पेशवा अपने साम्राज्य का विस्तार करने की चाह रखते हैं, तब मराठे दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण अब उनका आमना सामना होता है मोहम्मद शाह अब्दाली से। अब चूंकि मराठों ने अपने जो कूटनीतिक संबंध है वह उत्तर भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों से बिगाड़ रखे हैं, चाहे वो जाट हो चाहे राजपूत हो, और अवध भी अपवाद नहीं है, क्योंकि मराठों के आक्रमण अवध पर भी होते हैं। ध्यान रखें, 1761 की परिस्थिति है, चूँकि मराठे अवध पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब्दाली एक बड़ा शक्तिशाली शासक है, तब अवध का नवाब शुजाउद्दौला मराठों के पक्ष में युद्ध ना करते हुए अब्दाली का साथ देता है। ध्यान रखें, 1761 में अवध का नवाब शुजाउद्दौला किसके साथ है? अफगान आक्रमणकारी
अब्दाली के साथ है, वह मराठों के साथ नहीं है। इसी तरह से एक युद्ध है बक्सर का युद्ध 1764 का, जिसमें एक तरफ है अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, हेक्टर मुंडो, और दूसरी तरफ एक गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन कौन है, बंगाल का अपदस्थ नवाब है मीर कासिम, उसके साथ है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये वही अली गौहर है जो कि अवध के नवाब के संरक्षण में है, और साथ ही साथ कौन है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब उस गुट में शामिल है जिसमें मुगल बादशाह है, बंगाल का अपदस्थ नवाब है, ध्यान रखें, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला एक सेना संगठित करते हैं और हेक्टर मुंडो से युद्ध करते हैं। अब ध्यान रखिए बच्चों की प्लासी चाहे धोखा हो, किंतु बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था जिसमें हेक्टर मुंडो, अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुंडो 3 बड़ी शक्तियों को एक साथ पराजित करता है, बंगाल नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। और इस तरह से बक्सर का युद्ध यह निर्धारित कर देता है कि अब उत्तर भारतीय राजनीति में ब्रिटिश एक शक्तिशाली शक्ति है। अब बक्सर के युद्ध की पराजय के पश्चात ध्यान रखें, बक्सर का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध रहा जिसमें हेक्टर मुंडो की विजय होती है। अब जब अंग्रेज विजित हो जाते हैं तब उनके सामने बंगाल, अवध तथा मुगल बादशाह सरेंडर किए हुए हैं, अर्थात वो चाहे तो आगे बढ़कर अवध पर कब्जा कर सकते हैं, पूरे अवध क्षेत्र पर अधिकार कर सकते हैं, चाहे तो वो बंगाल पर अधिकार कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर अगर वो ऐसा करते हैं, क्षेत्र विस्तार करते हैं, तो अन्य यूरोपीय कंपनियाँ अर्थात फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश आदि जो यूरोपीय कंपनियाँ वो उनकी तुरंत विरोधी बन जाएंगी। ऐसी स्थितियों में जो अप्रत्याशित सफलता अंग्रेजों को मिलती है, इसको व्यवस्थित करने के लिए लंदन से पुनः बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है और उसके पश्चात बड़े ही कूटनीतिक तरीके से वह इलाहाबाद की संधियाँ संपन्न करता है। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव एक संधि करता है जिसे हम इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। अब होता यूँ है कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से शुजाउद्दौला से, ध्यान रखिए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से उसके कुछ क्षेत्र जैसे कि इलाहाबाद व कड़ा के जिले जो है, यह जो क्षेत्र है, यह अवध से ले लिए जाते हैं तथा यह अंग्रेज किससे सौंप देते हैं, मुगल बादशाह को। ध्यान रखिए, इस समय इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई, एक संधि हुई अवध के नवाब के साथ और दूसरी संधि हुई है मुगल बादशाह के साथ बच्चों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इलाहाबाद की जो संधि है उसके माध्यम से इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले ले लिए जाते हैं तथा अंग्रेज इन्हें किसे सौंप देंगे बाद में, मुगल बादशाह से। फिर वो मुगल बादशाह से जो संधि करेंगे उससे वो कई प्रकार के अधिकार ले लेंगे, जैसे कि बंगाल में दीवानी अधिकार, वो बंगाल क्षेत्र के, ध्यान रखें उस समय का सबसे बड़ा प्रांत है बंगाल, वहाँ से कर या राजस्व वसूली का अधिकार ब्रिटिश अपने पास रख लेंगे तथा फौजदारी या फिर कहें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के जो दायित्व है वो किसे सौंप देंगे, बंगाल के नवाब को। ऐसी स्थिति में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जन्म लेगी जो कि 1765 से लेकर 1772 तक चलती रहेगी बच्चों। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, आप कंफ्यूज ना हो। मैं पुनः दोहराता हूँ, 1764 के युद्ध के पश्चात 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है लंदन से। रॉबर्ट क्लाइव आने के पश्चात इलाहाबाद की संधियाँ संपन्न करता है। इलाहाबाद की एक संधि के माध्यम से अवध के शासक शुजाउद्दौला से इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र ले लिए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा तथा वो सौंप दिए जाते हैं मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह को इसके बदले में, ध्यान रखें, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंपने पड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये स्थितियाँ बनी हुई है और इस स्थितियों का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि बंगाल पर अब ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष शासन है। वहाँ के जो नवाब हैं वो अंग्रेजों के कठपुतली हैं। अवध का नवाब शुजाउद्दौला अब सरेंडर है और मुगल बादशाह वह अंग्रेजों का कृपा पात्र है। अर्थात ये तीनों बड़ी शक्तियाँ अंग्रेजों के अधीन हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि अवध पर जो रोहिलखंड क्षेत्र के नवाब हैं वो लगातार युद्ध कर रहे हैं। ये यूँ कहें कि रोहिलखंड के जो शासक हैं वह अवध पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शुजाउद्दौला 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स से सहायता की मांग करता है तथा एक संधि करता है वो रोहिलों के विरुद्ध, जिसको हम कहते हैं बनारस की संधि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बनारस की संधि कब हुई, 1773 में। किस किस के बीच हुई, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है तथा तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश अवध को यह आश्वासन देते हैं कि अगर रोहिलों का आक्रमण उन पर होता है
तो वो अवध की रक्षा करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर अवध की रक्षा का दायित्व किसने ले लिया है? अंग्रेजों ने। अर्थात रूहेलों के विरुद्ध अवध अब सुरक्षित है। अब ध्यान रखें कि इस चीज़ की एक कीमत भी है। इसके बदले में शुजा-उद-दौला या यूँ कहें कि अवध एक बड़ी राशि देना तय करता है, साथ ही साथ ब्रिटिश सेना के खर्च को उठाने की भी बात करता है। या यूँ कहें बच्चों दूसरे शब्दों में कि अब अवध में एक सेना होगी जो कि ब्रिटिश की होगी, जिस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होगा? ब्रिटिश का होगा। तथा इसका खर्च कौन उठाएगा? अवध का नवाब। ये एक बड़ी राशि खर्च करने जैसा है। यूँ कहें कि अब अवध पर ब्रिटिश सेना का शासन होगा बच्चों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप गौर करें, क्योंकि ये उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं या यूँ कहें कि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों तथा ब्रिटिश के मध्य जो संबंध स्थापित हो रहे हैं उनको बताती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बनारस की संधि होती है 1773 की, इससे प्रोत्साहित होकर जो हमारा शुजा-उद-दौला है, अवध का नवाब, वह रुहेलखंड पर ही आक्रमण कर देता है कि इनकी समस्या का समाधान कर ही दिया जाए कि ये हम पर आक्रमण कर रहे हैं, अब हमारे पास ब्रिटिश सेना है। तो वह अंग्रेजी सहायता से रुहेलखंड पर आक्रमण कर देता है तथा रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित कर देता है, वह उसे मार डालता है। और इस प्रकार रुहेलखंड पर अधिकार किसका हो जाता है? अवध का। यह अवध की एक बड़ी सैन्य विजय होती है बच्चों। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो कि शुजा-उद-दौला के टाइम पीरियड के हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि उसका पुत्र आसफ-उद-दौला उसका अगला उत्तराधिकारी बनता है। ये यूँ कहें कि अवध का जो अगला नवाब है वो कौन है? आसफ-उद-दौला, जो कि शुजा-उद-दौला का पुत्र है। अब आसफ-उद-दौला ने सबसे पहला जो कार्य किया नवाब बनने के बाद वो था लखनऊ को अपनी राजधानी बनाना। आप सभी जानते हैं कि अवध की जो पहले राजधानी थी वो थी फैज़ाबाद। अवध राज्य के संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? फैज़ाबाद। अब अवध का नवाब कौन है? आसफ-उद-दौला, और वह फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को अपनी राजधानी बना रहा है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि ये जो आसफ-उद-दौला है, इसने लखनऊ में एक स्तंभ रहित इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। इसमें कोई खंबा नहीं है बच्चों, ये काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है लखनऊ का। उत्तर प्रदेश पीएससी एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है कि लखनऊ में जो स्तंभों से विहीन या स्तंभ रहित इमाम बाड़ा है वो किसने निर्मित करवाया? आंसर क्या है? अवध का नवाब आसफ-उद-दौला। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि आसफ-उद-दौला के पिता शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों के साथ बनारस की संधि की थी तथा उस संधि के फलस्वरूप उन्होंने रुहेलखंड पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि वस्तुतः अब अवध पर अंग्रेजों का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है। हम ये देखते हैं कि आसफ-उद-दौला ने 1775 में अंग्रेजों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करते हुए एक संधि की, जिसके अंतर्गत अवध पर या बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता को अब स्वीकार कर लिया गया। ध्यान रखें, यह सैद्धांतिक रूप से सहमति है बच्चों। अब अवध का नवाब खुद कह रहा है कि अवध में सबसे प्रमुख या सर्वशक्तिशाली सत्ता किसकी है? अंग्रेजों की है। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि आसफ-उद-दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ एक संधि की, और ये संधि कौन सी थी? फैज़ाबाद की संधि। इस संधि का एक प्रावधान यह था कि अवध की जो बेगमें हैं, अब ये बेगमें कौन है? आसफ-उद-दौला की माँ है, उसकी पत्नियाँ हैं तथा अन्य महिला सदस्य, इनके पास बड़ी मात्रा में सोना चांदी तथा धन संपत्ति है। तब आसफ-उद-दौला यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बुरी स्थितियों में बेगमों के साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे। ऐसी स्थिति में वह अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है, फैज़ाबाद की संधि, तथा वॉरेन हेस्टिंग्स से लिखित में यह लेता है कि वह बेगमों की संपत्ति तथा उनकी इज्जत की सुरक्षा करेगा। कुछ समय पश्चात जब अंग्रेजों को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने एक अधिकारी जॉन मिडल्टन को भेजा और कहा कि जाओ और बेगमों से पैसा लेकर आओ। ध्यान रखें, यहाँ पर वो अवध को एक दुधारू गाय के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि जब उनको दूध की आवश्यकता है तो जाके दो लो। एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स ने आसफ-उद-दौला को कमिटमेंट किया है फैज़ाबाद की संधि के अंतर्गत कि वो बेगमों की संपत्ति पर अधिकार नहीं करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। दूसरी तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स खुद अपने अधिकारी जॉन मिडल्टन को कह रहा है कि वो जाए और अवध की बेगमों के साथ जो संपत्ति है उसको लेकर आए। मिडल्टन ऐसा ही करता है और यहाँ पर बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं बनती बच्चों, जब तक कि इंग्लैंड में स्थित एक व्यक्ति हैं जो कि बर्क हैं, वो इसे वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमे का आधार नहीं बनाता।
बर्क एक अभियोग लगाता है वॉरेन हेस्टिंग्स पर और वो कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने फैज़ाबाद की संधि का उल्लंघन किया है। अब ध्यान रखें, यह जो आरोप था इस आधार पर महाभियोग चलाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स पे। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स बच जाते हैं, वह आरोप मुक्त किए जाते हैं, परंतु ये बात काफ़ी चर्चा में रही। यही कारण है कि वॉरेन हेस्टिंग्स की आलोचना की जाती है, विशेषकर तब जब वह बेगमों के साथ दुर्व्यवहार करता है, वह संधि फैज़ाबाद की संधि का उल्लंघन करता है बच्चों। इसी संदर्भ में एक प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए एक दुधारू गाय था। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अवध का प्रयोग अंग्रेज एक ऐसी दुधारू गाय के रूप में कर रहे हैं, जब भी उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है वह अवध जाते हैं और अवध से धन की मांग करते हैं। आसफ उद्दौला के पश्चात हम कई नवाब देखते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रटना आवश्यक नहीं है बच्चों, खैर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आसफ उद्दौला के पश्चात अगला जो नवाब बनता है वो है वज़ीर अली। वज़ीर अली के बाद में आपको दिखाई देंगे सादत अली खान, जिनका टाइम पीरियड है 1798 से 1819। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दौर है वेलेज अली की सहायक संधियों का। ध्यान रखिए, अब अवध का नवाब है सादत अली खान। अवध का नवाब सादत अली खान 1801 में ब्रिटिश के साथ सहायक संधि करता है, वेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, यानी कि अब ऑफिशियली जो अवध है वह अंग्रेजों के अंतर्गत सहायक संधि के अंतर्गत आने वाला एक राज्य है। खैर आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद का क्षेत्र दे देता है और इसी बीच हम देखते हैं कि 1819 में ब्रिटिश जो है वो अवध के नवाब सादत अली खान को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए, अंग्रेजों द्वारा उपाधियां देने का दौर शुरू हो चुका है बच्चों। सादत अली खान के पश्चात हम देखते हैं कि अगला अवध का जो नवाब है वह है गाजी उद्दीन हैदर अली खान, जो कि 1819 से लेकर 1827 तक अवध का नवाब बना रहता है बच्चों। अब ध्यान रखें कि वस्तुतः आसफ उद्दौला के पश्चात ऐसा कोई भी अवध का नवाब नहीं है जिसके विषय में ज़्यादा सूचना या ज़्यादा जानकारी हमें एकत्रित करनी है। आप देखिए, गाजी उद्दीन हैदर अली के पश्चात नासिरुद्दीन मोहम्मद अली खान है, अमजद अली खान है और फिर है वाजिद अली शाह। ध्यान रखें, वाजिद अली शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1847 से लेकर 1856 का है। यह वह दौर है बच्चों जब अवध का विलय, ध्यान रखिए, अवध का विलय कहाँ पर हो जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अवध जो कि प्रारंभ से ही ब्रिटिश का काफ़ी सहयोगी रहा है, ब्रिटिश के लिए दुधारू गाय के रूप में कार्य कर रहा है, उसका विलय 1856 में वाजिद अली शाह के समय कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया जाता है। गौर करिए इस बात को। अब हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण अवध के शासक या अवध के नवाब वाजिद अली शाह पे, जो कि अवध का अंतिम नवाब है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो आंसर क्या करना है? वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी आउटरम को भेजता है, वो कहता है कि आउटरम महोदय आप मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दें जिसमें वाजिद अली शाह के विषय में या अवध के शासन के बारे में बताया गया। आउटरम अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें वह वाजिद अली शाह को पूरी तरह से अयोग्य साबित करता है। आउटरम की रिपोर्ट कहती है कि वाजिद अली शाह रास रंग में डूबा हुआ व्यक्ति है, वह नाचने और गाने में प्रवीण है, किंतु ना तो उसमें सैन्य प्रतिभा है ना ही प्रबंधकीय क्षमता है। इस कारण से पूरे अवध पर शासन समाप्त हो गया है, बल्कि वह एक कुशासन के रूप में है। ध्यान रखें, तब डलहौजी अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाता है तथा 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लेता है। ध्यान रखें, यह डलहौजी की आक्रामक विस्तारवादी नीति का ही एक प्रकार है जिसके अंतर्गत वह अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका विलय कर लाए। ध्यान रखें, आउटरम डलहौजी का भेजा गया व्यक्ति है, वह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम कर रहा है, वह ब्रिटिश साम्राज्य के हित में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसी कोई भी तटस्थ रिपोर्ट हमारे पास नहीं है बच्चों जिसमें वाजिद अली शाह पर कुशासन के आरोप साबित होते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में वाजिद अली शाह को नज़रबंद कर दिया जाता है कलकत्ता में ही, और अब अवध का विलय तथा वाजिद अली शाह के प्रति जो अत्याचार किया जाता है यह एक ऐसे गुबार के रूप में सामने आता है जहां पर अवध की जनता विद्रोह कर देती है, या यूँ कहें कि अवध के जो सैनिक हैं वो विद्रोह कर देते हैं। होता यूँ है बच्चों कि अवध क्षेत्र या कहें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो कि अवध राज्य के हैं और वो ब्रिटिश सेना में काम कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि अवध का क्षेत्र अब उनके नवाब से लेकर ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया है, उसको मिला लिया है,
तब उनको लगता है कि उनके क्षेत्र पर आक्रमण करके अवध का विलय कर लिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि अवध का विलय तथा अवध के सैनिकों का असंतोष एक बड़ा कारण तैयार करता है, एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जो कि 1857 की क्रांति को संभव बनाने में योगदान करती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 1857 की क्रांति का दौर अवध के संदर्भ में देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वाजिद अली शाह पर, जो कि अवध का अंतिम नवाब है, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी कर लेता है। डलहौजी जा चुका है और उसकी जगह कौन आया? कैनिंग। 1857 में वायसराय, या यूँ कहें कि गवर्नर जनरल कौन है? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति होती है। अब अवध में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मौलवी अहमद उल्ला। आपसे पूछा जा सकता है कि अवध में विद्रोह का आरंभकर्ता कौन था, तो वह है मौलवी अहमद उल्ला। यह अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को एकत्रित करता है और वह बताता है कि किस प्रकार उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेना है। तो सबसे पहला नाम आता है मौलवी अहमदुल्ला का। अब यह सारी घटना चली रही है। इसी बीच में नाना साहब तथा अजीमुल्ला लखनऊ आ जाते हैं क्रांति का नेतृत्व करने। और इसी दौर में 30 मई 1857 का वह समय होता है जब अवध के सिपाही, ध्यान रखें, 30 मई 1857 को अवध के सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित होकर क्रांति का भाग बन जाते हैं। और यहाँ पर अब अवध में क्रांति का दौर शुरू होता है। अब इस बीच में हम देखते हैं कि 4 जून 1857 का समय, 4 जून 1857 का समय है बच्चों, जब वाजिद अली शाह की बेगम, बेगम का नाम है हज़रत महल, नाम ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है। अवध में बेगम है, बेगम हज़रत महल। वह अपने अल्प वयस्क पुत्र, उसका नाम क्या है? बिरजिस कादिर। क्या नाम है? बिरजिस कादिर के हित में, या यूँ कहें कि बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर देती है अवध का, खुद को उसकी संरक्षिका घोषित करती है तथा अब वह लखनऊ में विद्रोहियों के साथ हो जाती है। जब आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने विद्रोह की शुरुआत कब की, तो आंसर है 4 जून 1857। इससे पहले अवध में विद्रोह आरंभकर्ता के रूप में मौलवी अहमदुल्ला का नाम सामने आता है। इसी बीच नाना साहब की भूमिका भी आपने देखी बच्चों। अब होता क्या है बच्चों कि अंग्रेजी जो कमांडर हैं कैंपबेल, आपसे ये भी पूछा जाता है कि अवध में किस अंग्रेजी कमांडर ने विद्रोह को दबाया था, तो नाम मिलेगा आपको कैंपबेल। वह मार्च 1858 तक लखनऊ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है, अर्थात विद्रोहियों को वो समाप्त कर देता है, उन्हें बंदी बना लेता है या फिर उन्हें भगा देता है। अब बेगम हज़रत महल के सामने क्या विकल्प था? विकल्प ये था कि वो आत्मसमर्पण करे, किंतु उन्होंने आत्मसमर्पण करना उचित नहीं समझा, बल्कि वो कहाँ चली गई? नेपाल। इसके पश्चात हमने देखा कि मौलवी अहमद शाह अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेते रहते हैं, किंतु पवैया के राजा के विश्वासघात के कारण मौलवी अहमद शाह भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और इस तरह से अवध में 1857 की क्रांति को, या फिर कहें कि क्रांति को समाप्त कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। वस्तुतः बच्चों यहाँ पर अवध एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में समाप्त हो जाता है। अब वो ब्रिटिश शासन का अंग बन चुका होता है। इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए उनको देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, या यूँ कहें कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। आप सभी जानते हैं कि अंतिम नवाब जो है वो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब होता है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी आउटरम की रिपोर्ट पर वाजिद अली शाह को एक अयोग्य शासित घोषित करके उस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किसमें कर लेता है? ब्रिटिश शासित क्षेत्र में। इसी तरह से एक प्रश्न आपके सामने बच्चों, प्रश्न है अख्तपरिया। ध्यान रखें, यह एक उपनाम है, ये एक निकनेम है। अख्तपरिया किसका उपनाम है? आप सभी जानते हैं बच्चों की जो अख्तपरिया है वह वाजिद अली शाह का एक अन्य नाम है बच्चों। वाजिद अली शाह को अख्तपरिया भी कहा जाता था। इसी संदर्भ में एक अन्य प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न है किस आधार पर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? अर्थात भाव यह है कि वह कौन सा आधार था जिसको बेस बनाकर अंग्रेजों ने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। आप सभी जानते हैं कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा आउटरम की रिपोर्ट पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका विलय किस में कर लिया जाता है? ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में कर लिया जाता है। अवध राज्य के संदर्भ में एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है?
प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अर्थात 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अब्दाली का साथ देने का क्या कारण था कि अवध अब्दाली का साथ देता है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मराठे इस समय अवध पर एक आक्रमणकारी शक्ति के रूप में है। उत्तर भारतीय राजनीतिक क्षेत्रीय शक्तियों से मराठों के संबंध बेहतर नहीं, अर्थात अवध तथा मराठों के मध्य मैत्रीतापूर्ण संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में जो अवध का जो नवाब है वह मराठों के साथ नहीं होता है। 1761 में अब अब्दाली आक्रमण करता होता है। अब अगर वे तटस्थ रहें या फिर मराठों के पक्ष में जाते हैं तो अब्दाली का आक्रमण उन पर होता है। तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, ध्यान रखें, अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु अवध का जो नवाब होता है वह अब्दाली के पक्ष में युद्ध करता है बच्चों।